प्रिय श्रोतागण, आज मैं आप लोगों के सामने प्रस्तुत करने जा रही हूँ मिथिलेश्वर जी की एक बहुत ही अद्भुत कहानी बारिश की रात। शब्द उच्चारण काफ़ी कठिन है। अगर थोड़ा सा कहीं कुछ गलती हो जाए तो कृपया करके क्षमा कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। बारिश की रात। आरा शहर, भादों का महीना, कृष्ण पक्ष की अंधेरी रात, जोरों की बारिश, हमेशा की भांति बिजली का गुल हो जाना, रात के गहराने और सोनेपन को और भयावह बनाती बारिश की तेज आवाज़, अंधकार में डूबा शहर तथा अपने घर में सोए दुबके लोग। लेकिन सचदेव बाबू की आंखों में नींद नहीं। अपने आलीशान भवन के भीतर अपने शयन कक्ष में बेहद आरामदायक बिस्तर पर लेटे थे वे, पर लेटने भर से ही तो नींद नहीं आती। नींद के लिए जैसी निश्चिंतता और बेफिक्री की जरूरत होती है, वह तो उनसे कोसों दूर थी। हालांकि यह स्थिति सिर्फ सचदेव बाबू की नहीं थी, पूरे शहर पर खौफ का ये कहर था। आए दिन चोरी, लूट, हत्या, बलात्कार, राहजगी और अपहरण की घटनाओं ने लोगों को बेतरह भयभीत और असुरक्षित बना दिया था। कभी रातों में गुलजार रहने वाला उनका ये शहर अब शाम होते ही शमशानी सन्नाटे में तब्दील होने लगता था। अब रातों में सड़कों और गलियों में नजर आने वाले लोग शहर के सामान्य और सम्भ्रांत लोग नहीं, संदिग्ध लोग होते थे। कब किसके यहाँ क्या हो जाए सब आतंकित थे। जब इस शहर में ये अपना घर बनवा रहे थे तो बहुत प्रसन्न थे कि महानगरों में दमघोटू, विषाक्त, अजनबियत और छल छद्मी वातावरण से अलग इस शांत, सहज और निश्चल निर्दोष गवई शहर में बस रहे हैं। लेकिन अब तो महानगर की अजनबियत की अपेक्षा यहाँ की भयावहता ने बुरी तरह से त्रस्त और परेशान कर दिया था। यह बरसाती रातें तो उन्हें बर्बादी और तबाही का साक्षात संकेत जान पड़ती थी। इसे दुर्योग कहें या विडंबना, जिस बात को लेकर आदमी आशंकित बना रहता है, कभी कभी वह बात घट भी जाती है। इस अंधेरी तूफानी बरसाती रात में जिस बात को लेकर डर रहे थे सचदेव बाबू, उसका आभास उनको अब होने लगा था। उन्हें लगा दरवाजे पर कोई है। उनकी शंका सही थी। अब दरवाजे पर थपथपाहट की आवाज़ भी आने लगी थी। सचमुच कोई आ धमका था। सचदेव बाबू की पत्नी ने दबी आवाज़ में पूछा, कौन है? उन्होंने भी दबी आवाज़ में ही जवाब दिया, शायद राज मिस्त्री है, इस मकान में काम कर चुका है। ठेकेदार के साथ आने वाले मिस्त्रियों में यह भी एक था। तो इस समय क्यों आया है? यह सब राजमिस्त्री और मजदूर अच्छे नहीं होते, घर के भेदिया होते हैं। घर के अंदर बाहर सब कुछ इनका देखा भाला होता है। उन्होंने शंका व्यक्त की। जवाब में सचदेव बाबू ने भी शंका को सहमति प्रदान की। पिछली चोरी में इस घर के मजदूर और मिस्त्रियों का ही तो हाथ था। छत से बिना सीढ़ी के आवास के रास्ते, आंगन के रास्ते उतरने का तरीका उनके सिवा किसी को ज्ञात नहीं था। मिस्त्री की आवाज़, पुकार और थपथपाहट जारी थी। सो गए क्या साहब? हाकिम, इंजीनियर साहब, मैं यदू मिस्त्री हूँ, यदू। लेकिन सचदेव बाबू और उनकी पत्नी ने तो पहले ही तय कर रखा था, चाहे जो हो जाए रात में दरवाज़ा नहीं खोलेंगे। वे जानते थे परिचित आवाज़ में कोई एक दरवाज़ा खुलवाता है और दरवाज़ा खुलने पर उसके साथ छिपकर आए 10 लुटेरे भर भरा कर घुस जाते हैं। अब किसी पर विश्वास करने का समय नहीं रहा। मुसीबत और परिचय के नाम पर तो सब कुछ होता रहता है। उन्हें मिस्त्री की बातों में हरगिज़ नहीं आना है। उन्होंने पत्नी से कहा, अपने मित्रों, रिश्तेदारों और पुलिस को फ़ोन क्यों नहीं कर देती हो, शायद कोई रास्ता निकल आए। उन्हें लगा पत्नी भी उनकी तरह ही सोच रही है। अब वे सक्रिय हो गए। फ़ोन रखने का वास्तविक उपयोग तो ऐसे ही अवसरों पर होता है, लेकिन ये लुटेरे भी कम चतुर नहीं होते। लूट के लिए आने से पूर्व फ़ोन आदि के तार काट चुके होते हैं। पर सचदेव बाबू को तो डूबते के तिनके के सहारे के भांति फ़ोन का कनेक्शन ठीक मिल गया। बस वह डायल घुमा, सजग सतर्क हो अपनी इच्छित जगह पर तत्क्षण बोल उठे, बहुत धीमी आवाज़ में, ताकि बाहर मिस्त्री को उनकी आवाज़ सुनाई न दे। वैसे भी उनके शयनकक्ष और कमरों की बनावट ऐसी थी कि बंद दरवाज़ों और खिड़कियों के भीतर की आवाज़ बाहर नहीं पहुंच पाती थी। इधर बाहर दरवाज़ा थपथपाता रहा और आवाज़ लगाता रहा यदू मिस्त्री। बारिश में वह पूरी तरह भीग गया था। उसके कपड़े बदन से चिपक गए थे और माथे के बेतरतीब बालों से पानी की बूंदें टप टप चू रही थी। वह कुछ हाँफ भी रहा था। बारिश में भीगते और दौड़ते ही तो वह यहाँ आया था। अपनी घरवाली को आज ही दोपहर में अपने गांव से यहाँ शहर के अस्पताल में लाया था। उसके पेट के दर्द का एकमात्र इलाज डॉक्टर ने ऑपरेशन बताया था।
गांव से जो पैसे लेकर वह चला था वह तो डॉक्टर की मोटी फीस और महंगी सुइयों दवाइयों में तत्क्षण ही समाप्त हो गए थे। फिलहाल कुछ रुपए की उसे सख्त ज़रूरत थी। गांव रुपए जाकर लाने का समय भी नहीं था उसके पास। इस स्थिति में सहसा उसे सचदेव बाबू का ध्यान आया। सचदेव बाबू के मकान में वह लंबे समय तक काम कर चुका था। उनके मकान निर्माण के लिए उसे ही गांव से बुलवाया था ठेकेदार ने। शहर के मिस्त्रियों से ज़्यादा काम करता था वह। नींव से लेकर छत ढलाई और प्लास्टर फिनिशिंग तक इस मकान में काम कर चुका था। इस घर की एक एक ईंट से वह परिचित था। कई जगह सचदेव बाबू जैसा चाहते थे उनकी बात को ठेकेदार नहीं समझ पाता था, लेकिन मिस्त्री होने के नाते वह बहुत जल्दी समझ जाता था। यह देख सचदेव बाबू उस पर बहुत खुश होते और ठेकेदार से कहते, इस मिस्त्री को यहाँ से हटाना मत, इसे काम की अच्छी जानकारी है और ये परिश्रमी भी है। त्योहारों पर तो वह अपनी तरफ से उसे बख्शिश भी दिया करते थे और लंच के लिए अपने खाने में से सब्जी और अचार उसे प्रदान करते थे। ठेकेदार का काम समाप्त होने पर भी बचे हुए शेष कार्य के लिए उन्होंने उसे अपने यहाँ कायम कर रखा था। अपने प्रति उसके इस आकर्षण ने ही इस तूफानी रात में उसे यहाँ तक पहुँचा दिया था। उनसे प्रार्थना कर कुछ रुपए मांग लेगा वह ना तो नहीं करेंगे, फिर गांव लौटते ही उनके रुपए चुका देगा। यदु जानता था कि बाहर के गेट से आवाज़ अंदर नहीं आती, इसलिए गेट फांदकर बालकनी के मुख्य द्वार के पास चला गया। चूँकि सचदेव बाबू मिस्त्री मजदूरों के बीच बड़े साहब, हाकिम और इंजीनियर साहब के नाम से ही विख्यात थे, इसीलिए उसी नाम से वह आवाज़ भी लगा रहा था। उसकी आवाज़ पहचानने के बाद सचदेव बाबू चुप नहीं रहेंगे, लेकिन कुछ देर के बाद भी जब उनके यहाँ से कोई जवाब प्राप्त नहीं हुआ तो यदु को लगा कि वह डर गए। यह बात सबको वो जानता था कि परिचित आवाज़ में लूटपाट की घटनाओं से अब कोई किसी पर भरोसा नहीं करता। सचदेव बाबू के यहाँ आ रहा था तब भी ये शंका उसके मन में थी, लेकिन अपने प्रति उनके आत्मीय और स्नेहपूर्ण व्यवहार को याद करके अपनी शंका को उसने झटक दिया था। नहीं, सचदेव बाबू ऐसे नहीं हो सकते। अभी भी उसे इस बात का पूरा विश्वास था कि अगर उसकी आवाज़ पहचान लेंगे बाबू तो अवश्य दरवाज़ा खोलकर सामने आ जाएंगे और उसकी मदद करेंगे। इसीलिए दरवाज़ा थपथपाते हुए और आवाज़ें लगाते हुए वह डटा हुआ था। बीतते समय के साथ अचानक तेज़ रोशनी बिखेरती हुई एक जीप सचदेव बाबू के दरवाजे पर आ लगी। यदु को लगा कि ये तो सचदेव बाबू का शायद बेटा, पोता या लड़की, दामाद या कोई अन्य रिश्तेदार आ गए हैं। अच्छा हुआ, अब तो सचदेव बाबू दरवाज़ा खोल देंगे और उसका काम भी हो जाएगा। लेकिन यह देखकर आश्चर्य से उसकी आंखें खुली की खुली रह गईं कि जीप से पुलिस के जवान तेज़ी से उतरे और उसकी तरह ही गेट फांदकर उसकी तरफ बढ़े। एक क्षण के लिए तो वह भयभीत हो गया। काटो तो उसकी देह में खून नहीं, लेकिन जल्दी उसने अपने आप को संयत कर लिया। वह कोई चोर चक्का तो था नहीं कि पुलिस को देख के घबराए और भागे। पुलिस किसी और की खोज में आई होगी या पुलिस को किसी और का सुराग मिला होगा। ठीक इसी समय सचदेव बाबू दरवाज़ा खोलकर सामने आ गए। अपने गेट के पास आई पुलिस की जीप उन्होंने खिड़की से ही देख ली थी। पुलिस इंस्पेक्टर ने उन्हें देखते ही कहा, देखिए, हमने इसे ऐन मौके पर पकड़ लिया, लेकिन ये कह रहा है मैं तो राजमिस्त्री हूँ, साहब का घर मैंने बनाया है, मैं किसी मिस्त्री विस्त्री को नहीं जानता, बेतकल्लुफ़ी से कह उठे सचदेव बाबू। यह सुनकर उनकी ओर मुताबिक होते हुए ज़ोर से बोला यदु, मैं मिस्त्री हूँ बड़े साहब, यदु मिस्त्री। मुसीबत में फंसकर कुछ रुपयों के लिए आपके पास आया हूँ। लेकिन उसकी बात को अनसुना करके सचदेव बाबू ने अपनी ओर प्रश्नवाचक दृष्टि से देखते हुए इंस्पेक्टर साहब से कहा, मैं इसे नहीं जानता। उनकी यह बात सुनकर यदु के कलेजे में तीर जैसा लगा। कट कर रह गया वो, अपने कानों पर उसे विश्वास ही नहीं हुआ। उसने पुनः ऊंची आवाज़ करके कहा, मैं यदु मिस्त्री हूँ साहब, बड़े साहब, आपका यदु मिस्त्री। एक क्षण के लिए सचदेव बाबू के गले में आवाज़ फंसती सी जान पड़ी, लेकिन फिर जल्दी गला साफ करते हुए बोले, इंस्पेक्टर साहब, ठेकेदार के साथ आने वाले मिस्त्रियों को मैं नहीं जानता। तो आप मुझे नहीं पहचानते। मैं मिस्त्री नहीं हूँ, मैं चोर हूँ। इस बार यदु की आवाज़ बदल गई और उसका पूरा बदन तन गया था। जवाब में इंस्पेक्टर ने उसे डांटते हुए कहा, चुप, अकड़ रहा है? इस मोहल्ले में बहुत उत्पात मचा रखा है तूने। आज पकड़ में आया और साथ के जवानों को आदेश दिया, ले चलो इसे। लेकिन इंस्पेक्टर की डांट के बावजूद कन्नी वसूली चलाने वाले उसके हाथों की मुट्ठियां तन गईं और आगने नेत्रों से उसने सचदेव बाबू को घूरते हुए कहा, तो आप मुझे नहीं पहचानते, मैं चोर हूँ, तो अब उसी रूप में आऊँगा, अब उसी रूप में पहचानिएगा। धमकी देता है, चोरी और सीना जोरी। इंस्पेक्टर ने कसकर उसको एक हाथ लगाया। वह दर्द से करा उठा। शायद उसे चोट लगी थी, लेकिन उसकी बातों से
उसे कम दर्द का अनुभव नहीं किया सचदेव बाबू ने। वह कहकर गया है कि अब चोर लुटेरे के रूप में आएगा, उससे कुछ भी तो छुपा नहीं है, सब कुछ देखा भाला है, अब क्या होगा। उसे ना पहचान कर उन्होंने अच्छा नहीं किया, लेकिन ना चाहते हुए भी उन्हें ये करना पड़ा। उनके भीतर अंतर्दर्द अभी भी चल रहा था। वे समझ नहीं पा रहे थे कि उन्होंने अच्छा किया या बुरा। हालांकि उन्हें लग रहा था कि यदु को ना पहचानना उनकी आंतरिक इच्छा नहीं, समयगत विवशता थी। पुलिस द्वारा यदु को पकड़कर ले जाने के बाद दरवाज़ा पुनः बंद करके दोनों अपने अपने शयन कक्ष में आ गए और दोनों पति पत्नी अपनी बेचैनी और घबराहट छुपाते हुए सोने का प्रयत्न करने लगे। अशांति और उद्विग्नता पूर्ववत बनी रही। अपने मन को शांत सहज बनाने के लिए दोनों पुनः सोने का उपक्रम भी करने लगे, लेकिन शांति और चैन कहाँ। यह ठीक है कि अब अपने दरवाजे पर वे यदु की दस्तक महसूस नहीं कर रहे थे, लेकिन अब तो उनके मन पर सीधे सीधे दस्तक दे रहा था यदु, जो दरवाजे की दस्तक से ज़्यादा भयावह और कष्टदायक थी। तो दोस्तों, आशा करती हूँ आपको कहानी पसंद आई होगी। काफ़ी कठिन शब्द थे, अगर उच्चारण में कुछ गलतियाँ हुई हो तो माफ़ी चाहती हूँ। तो अगर मेरी कहानी सुनाने का अंदाज़ आपको पसंद आता है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, मुझे लाइक करिए, शेयर करिए। कल फिर हाजिर होती हूँ कुछ नया लेकर, कुछ नए कंटेंट, कुछ वीडियो, कुछ कहानी। थैंक यू सो मच।